brought to you by Kuku FM. Download the app now. किसी ज्ञानी शख्स ने एक दफे कहा था, अगर इंसान को बर्बाद करना है तो उसके इतिहास को नकार दो या इतिहास को लेकर उसकी समझ का नामो निशान मिटा दो। आधुनिक दौर में इस पंक्ति को अगर किसी ने सबसे अधिक आत्मसात किया है तो वो रूस है। विघटन से पहले रूस सोवियत संघ की शक्ति का केंद्र था। सोवियत संघ के अंतिम शासक थे मिखाइल गोर्बाचोव। उन्हें ग्लासनोस्त यानी खुलेपन और पेत्रेस्टोइका यानी पार्टी के अंदर बदलाव की नीति लाने के लिए जाना जाता है। उसी दौर में एक संस्था की नींव रखी गई थी जिसका मकसद सोवियत संघ के उस सच को बाहर लाना था जो बरसों तक दुनिया से छिपा कर रखा गया था। इस संस्था का नाम था मेमोरियल इंटरनेशनल। आज जानेंगे मेमोरियल इंटरनेशनल की पूरी कहानी क्या है, इसने रूस का कौन सा सच उघाड़ दिया था और मेमोरियल इंटरनेशनल पर अब ताला क्यों लगा दिया गया, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। सबसे पहले इतिहास की बात। साल 1917 तक रूस में ज़ारशाही चल रही थी। कम्युनिस्ट क्रांति में ज़ार निकोलस द्वितीय को गद्दी से उतार दिया गया। व्लादिमीर लेनिन इस क्रांति के अगुआ थे। वो बाद में सोवियत संघ के संस्थापक भी बने। अप्रैल 1919 में लेनिन ने लेबर कैंप वाले सिस्टम की नींव रखी। इन कैंप्स में विरोधियों और दुश्मनों को कैद करके रखा जाता था। वहां उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती, घंटों तक। उन्हें भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता था। आने वाले समय में लेबर कैंप्स बर्बरता की सीमाएं पार करने वाले थे। जनवरी 1924 में लेनिन की मौत हो गई। लेनिन के मरने के बाद जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ का सर्वेसर्वा बना। स्टालिन ने यह पद चालाकी से हासिल किया था। लेनिन का असली उत्तराधिकारी लियोन ट्रॉट्स्की था। ट्रॉट्स्की ने सिविल वॉर के दौरान रेड आर्मी की कमान संभाली थी। वो पढ़ा लिखा था, लेनिन का चहेता भी था। उसकी तुलना में स्टालिन का बचपन तंगहाली में गुजरा था। स्कूल में भी उसने हमेशा अपमान झेला। स्टालिन एक समय तक पार्टी के लिए लठैती करता था। इस वजह से पार्टी के भीतर भी उसकी छवि दागदार बनी हुई थी। इन सब खामियों के बावजूद उसने ट्रॉट्स्की को किनारे लगाया और खुद सोवियत संघ की सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ गया। ट्रॉट्स्की सोवियत संघ में ही रहा। उसने स्टालिन की नीतियों की आलोचना जारी रखी। नाराज स्टालिन अड़ गया। उसने ट्रॉट्स्की को जबरदस्ती ट्रेन में बिठाया और निर्वासन में कजाकिस्तान भेज दिया। एक साल बाद उसने उसे सोवियत संघ से निकल जाने का हुक्म सुनाया। अंत में ट्रॉट्स्की को मेक्सिको में शरण मिली। लियोन ट्रॉट्स्की की कहानी हम आपको फिर कभी विस्तार से सुनाएंगे। आज हम स्टालिन की तरफ वापस लौटते हैं। ट्रॉट्स्की को निकालने के बाद स्टालिन की मुखर चुनौती खत्म हो चुकी थी। 1920 के दशक के आखिरी सालों में स्टालिन सामूहिक खेती का प्लान लेकर आया। इसके तहत जमींदारों और अमीर किसानों की जमीनें छीनी गई। जिन जमींदारों और किसानों ने जमीन छीन जाने का विरोध किया उन्हें या तो जान से मार दिया गया या फिर लेबर कैंप्स में जमा करा दिया गया। सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का एक मुखपत्र था प्रावदा। हिंदी में इसका मतलब होता है सत्य। प्रावदा में जो छपता था वो स्टालिन का सत्य होता था। उसका पूरा लेना देना वास्तविकता की बजाय प्रोपेगेंडा से था। प्रावदा ने जमींदारों के अत्याचारों की कहानियां बढ़ा चढ़ाकर सुनाई जाने लगी। उनमें से कुछ कहानियां सत्य होती थी तो कई मनगढ़ंत भी थी। प्रावदा पढ़ने के बाद जनता जमींदारों के खिलाफ हो गई। जब पुलिस जमींदारों को गिरफ्तार करने या उनकी संपत्ति जब्त करने जाती तब लोग बहुत खुश होते। उन्हें लगता कि शोषकों को सजा मिल रही है। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर थी। इस खप्त की जब्त में पूरा सोवियत संघ आने वाला था। छीनी हुई जमीन के टुकड़ों को मिलाकर बड़े बड़े खेत बनाए गए। किसान बस मजदूर बनकर रह गए। उन्हें फसल उपजाने का टारगेट दिया जाता था। जो टारगेट पूरा नहीं कर पाते उन्हें भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाता या फिर उन्हें लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता। लेबर कैंप्स के इस समूह को चलाने वाली एजेंसी को गुलक कहा गया। ऐसे लेबर कैंप्स की संख्या सैकड़ों में थी। एक कैंप में 2 से 10 हजार लोगों को रखा जाता था। गुलक के कैदियों से लकड़ी काटने, सड़क और पुल बनाने के अलावा दूसरे काम भी करवाए जाते थे। 1930 में गुलक को सोवियत संघ की सीक्रेट पुलिस के नियंत्रण में रख दिया गया। अगले 2 दशक से भी लंबे समय तक सीक्रेट पुलिस ने अत्याचार की इंतहा पार कर दी। गुलक में कैदियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। इतिहासकारों की माने तो इस वृद्धि के 3 चरण थे। पहले चरण में सामूहिक खेती के विरोधियों को गुलग में भरा गया। इसमें जमींदार और दूसरे अमीर लोग शामिल थे। दूसरे चरण में 1936 से 38 तक चला। 36 में स्टालिन ने शुद्धिकरण अभियान शुरू किया। सर्गेई किरोव की हत्या के बाद किरोव और स्टालिन अच्छे दोस्त थे। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं के उकसावे पर उसने स्टालिन की नीतियों की आलोचना कर दी। इसके कुछ दिनों के बाद ही किरोव की हत्या हो गई। किरोव का हत्यारा सीक्रेट पुलिस का एक एजेंट था। स्टालिन ने उसे परिवार सहित मरवा दिया, ये साबित करने के लिए कि किरोव की हत्या से उसे बड़ा सदमा पहुंचा है। असलियत में ये एक बहाना था। स्टालिन किरोव की हत्या की आड़ में पार्टी के भीतर अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाना चाहता था।
उसने अपने राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करवाना शुरू किया, उनके खिलाफ दिखावटी ट्रायल्स चलाए। सजा और नियति पहले से तय होती थी। अधिकतर विरोधियों को गुलग की तरफ रवाना कर दिया जाता था। गुलग में भर्ती का तीसरा चरण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद शुरू हुआ। इस चरण में दुश्मन देश के सैनिकों, जर्मन कैद में रहे सोवियत सैनिकों और आम लोगों, युद्ध के आलोचकों और बेगुनाह आम लोगों को निशाना बनाया गया। अनुमान के अनुसार स्टालिन की मौत तक गुलग में 4 से 5 करोड़ लोगों को रखा गया। इनमें से लाखों लोग वहीं मर गए, भूख से, टॉर्चर से, काम की अधिकता से, मौसम की बेदिली से। 5 मार्च 1953 को जोसेफ स्टालिन की मौत हो गई। इसके तुरंत बाद कैदियों को क्षमादान देने की शुरुआत हुई। 1960 के दशक की शुरुआत तक गुलग को भंग किया जा चुका था। हालांकि इसका स्थान गुटिक नाम की दूसरी एजेंसी ने ले लिया था। गुलग के बारे में लंबे समय तक दुनिया को कुछ भी पता नहीं था। सोवियत सरकार ने इस इतिहास को चुपके से छिपा दिया था, लेकिन ये राज एक न एक दिन तो खुला ही था। खुला भी साल 1973 का फ्रांस की राजधानी पेरिस में द गुलग आर्कीपेलागो नामक किताब का पहला वॉल्यूम छपा। इस किताब के लेखक थे अलेक्जेंडर सोल्जिनित्सिन। उन्हें 1970 में साहित्य का नोबेल मिल चुका था। अलेक्जेंडर वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत संघ की तरफ से मोर्चे पर तैनात थे। युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने स्टालिन की आलोचना की थी। इस चिट्ठी के चलते उन्हें 8 बरस तक लेबर कैंप में बंद करके रखा गया। अलेक्जेंडर ने किताब में उसे अनुभव को साझा किया था। उन्होंने गुलग का पूरा तिया-पाचा दुनिया के सामने जाहिर कर दिया था। किताब छपने के बाद सोवियत प्रेस ने उनकी जबरदस्त आलोचना की। उन्हें पागल और झूठा साबित करने की कोशिश की गई। 1974 में उन्हें सोवियत संघ से निर्वासित कर दिया गया। उनकी किताब को जब्त करके जला दिया गया। हालांकि तब तक बाकी दुनिया सोवियत संघ का ये छिपा अध्याय जान चुकी थी। 1980 का दशक आते आते सोवियत संघ अपने अवसान पर पहुंच चुका था। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सत्ता में आए। उन्हें भविष्य साफ दिख रहा था। गोर्बाचोव अंतिम संस्कार की रस्म निभाने आए थे। इसी के तहत उन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रोसेस शुरू किया। 15 दिसंबर 1986 की बात है। रूस के एक सुदूर गांव गोरकी में टेलीफोन एक्सचेंज के कुछ कर्मचारी एक घर में घुसे। उन्होंने एक घर में टेलीफोन लगाया और लौट गए। अगले दिन उस फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ मिखाइल गोर्बाचोव थे। उन्होंने कहा, मिस्टर सखारोव, आपका निर्वासन खत्म किया जाता है। वो आंद्रे सखारोव थे। सखारोव को सोवियत संघ के थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब का जनक माना जाता है। परमाणु बम के परीक्षण के कुछ समय बाद सखारोव को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें लगा अगर परमाणु हथियारों की सनक कायम रही तो अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद वो न्यूक्लियर टेस्टिंग के खिलाफ हो गए। 1961 में उन्होंने सोवियत लीडर निकिता खुश्चेव के प्लान को जगजाहिर कर दिया। वो परमाणु बम के खिलाफ अभियान चलाते रहे। सोवियत सरकार सतर्क हो चुकी थी। उसने सखारोव को किनारे लगा दिया। 1975 में सखारोव को नोबेल पीस प्राइज मिला। नोबेल कमेटी ने सखारोव के लिए लिखा, सखारोव ने सत्ता के दुरुपयोग और मानवीय गरिमा के हनन के खिलाफ निडर होकर लड़ा है। उन्होंने बड़ी हिम्मत से रूल ऑफ लॉ पर आधारित सरकार के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। सखारोव शांति की उम्मीद रखने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इससे सोवियत सरकार चिढ़ गई। उसने सखारोव के ओस्लो जाकर प्राइज लेने पर पाबंदी लगा दी। उनके स्थान पर उनकी पत्नी ने समारोह में हिस्सा लिया और भाषण भी दिया। सखारोव ने सोवियत संघ में सरकार के खिलाफ बोलना जारी रखा। नतीजतन सरकारी पाबंदियां बढ़ती रही। जनवरी 1980 में उनको मिले सभी सम्मान छीन लिए गए और उन्हें गोरकी में आंतरिक निर्वासन में भेज दिया गया। इस दौरान उन्हें बाहर किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं थी। गोर्बाचोव के आने के बाद सखारोव निर्वासन खत्म हुआ। हालांकि सरकार को लेकर उनका नजरिया तब भी नहीं बदला। 1987 में उनके प्रयासों से मेमोरियल इंटरनेशनल की नींव रखी गई। इस संस्था का मकसद सरकारी दमन के शिकार हुए लोगों के बारे में पता लगाना था। गुलग में गायब हुए लाखों लोगों को पहचान देना था। लेकिन सत्ता का चरित्र बदलता ही कब है? सोवियत संघ के विघटन के बाद भी आलोचकों को ठिकाने लगाए जाने का क्रम बना रहा। इसके चलते मेमोरियल इंटरनेशनल को भी अपना चरित्र बदलना पड़ा। उसने अतीत के साथ साथ वर्तमान के राजनीतिक बंदियों के परिवारों को कानूनी मदद देना भी शुरू किया। पिछले 3 दशक से मेमोरियल इंटरनेशनल रूस में मानवाधिकारों की बची खुची उम्मीद का झंडा बरदार बना हुआ था। अब से ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों? दरअसल रूस की सर्वोच्च अदालत ने मेमोरियल के ऊपर ताला लगाने का आदेश दे दिया है। यह पहले से तय माना जा रहा था, अब इस पर मुहर लग चुकी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संस्था फॉरेन एजेंट्स कानून का उल्लंघन कर रही थी। मेमोरियल लंबे समय से सोवियत संघ के इतिहास का गलत चित्रण कर रहा है। इससे सोवियत संघ की आतंकी राज्य की छवि बन रही थी। जानकारों का मानना है कि अदालत का फैसला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सोच में बिल्कुल मेल खाता है।
वो सोवियत संघ के दौर को ऐतिहासिक बताते रहे हैं। वो स्टालिन को वर्ल्ड वॉर 2 के विजेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि स्टालिन के अपराधों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए। मेमोरियल इंटरनेशनल स्टालिन के उन्हीं अपराधों की पोल खोल रही थी। जिस कानून के तहत मेमोरियल इंटरनेशनल को बैन किया गया है वो आखिर है क्या? मेमोरियल इंटरनेशनल के काम से सरकार को कभी खुशी नहीं हुई। बीच बीच में उसने उसे दबाने की कोशिश भी की। 2012 में रूस की संसद में फॉरेन एजेंट्स लॉ पास हुआ। इसके तहत विदेश से फंड लेने वाली संस्थाओं या व्यक्तियों को फॉरेन एजेंट्स के तौर पर रजिस्टर कराना अनिवार्य कर दिया गया। 2014 में सरकार ने मेमोरियल को फॉरेन एजेंट्स की लिस्ट में डाल दिया। अदालत ने आदेश में कहा कि संस्था सोशल मीडिया पोस्ट में फॉरेन एजेंट का डिस्क्लेमर नहीं लगा रही थी। मेमोरियल का कहना है कि उन्होंने अपने हर ब्लॉग या सोशल मीडिया पोस्ट में डिस्क्लेमर लगाया है। जिसमें उनसे गलती हुई उसके लिए उन्होंने जुर्माना भी भरा, लेकिन उनकी दलील नकार दी गई। जानकारों का कहना है कि ये तो सरकार का बहाना भर है। उन्होंने बहुत पहले से मेमोरियल को रास्ते से हटाने की साजिश तैयार कर ली थी। उन्हें असहज करने वाले सच से परहेज है। सरकार अपनी साजिश में सफल रही। हारने वाले वो आम लोग हैं जो दशकों से एक अदद पहचान का इंतजार कर रहे थे। मेमोरियल इंटरनेशनल इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों और संस्थाओं ने कोर्ट के आदेश की आलोचना की है। उन्होंने फैसले को राजनीति से प्रभावित बताया है। इन आलोचनाओं का पुतिन या उनकी सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा, हाल फिलहाल इसकी संभावना नहीं दिख रही है। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।